Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे the long term memory classification. चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन मेमोरी हम पढ़ रहे हैं और हम हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसके अंदर हमने डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, सीमेंटिक मेमोरी एंड आपकी एपिसोडिक मेमोरी को डिस्कस किया था विद इन डिटेल। अब हम कुछ और क्लासिफिकेशंस देखेंगे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के। आई होप सो यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितने भी लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, जो भी टॉपिक्स, वो सारे आपको क्लियर होंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती होंगी, जैसे नोट्स बनाओ, नोट्स मैं ही आपको बनवाती हूँ, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, तो आपको वो नोट्स उसको रिवाइज जरूर आपको करना है ना। और साथ ही साथ में जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को एक बार रीड करो तो और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी और डाउट्स मुझसे पूछते रहो, है ना। तो ये सारा कुछ आई होप सो आप कर रहे हो और आपको अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। अभी तक हमने टाइप्स को डिस्कस किया, इसी में थोड़े से और कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, 3 मेन क्लासिफिकेशंस हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना इतने में? चलो सो देखो, द स्टडी ऑफ मेमोरी इज फैसिनेटिंग फील्ड and researchers have reported many new phenomena. So the following phenomena show the complex and dynamic nature of human memory. अब humans के अंदर memory है, okay, सब। अब हमारी जो memory है उसमें sensory memory भी है, short term memory भी है, long term memory भी है, ये सारा सब कुछ है ना। कितने ड्यूरेशन तक आप कौन सी इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रख सकते हो, उसके लिए आपको रिहर्सल करना है, कितना अटेंशन पे करना है, ये भी हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहाँ कहाँ कैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं पर फैक्ट्स को याद रखते हो एंड दैट इज योर सीमेंटिक दैट इज योर डिक्लेरेटिव मेमोरी। आप कहीं पर लॉजिक को यूज करते हो, दैट इज योर सीमेंटिक मेमोरी। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को मेमोराइज करके रखते हो, दैट इज योर एपिसोडिक मेमोरी। किसी टास्क को परफॉर्म करने में जो प्रोसीजर लगता है, उस प्रोसीजर को भी आप मेमोराइज करते हो, दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी। तो मेमोरी एक बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है, बहुत सारी रिसर्चेस इसमें हुई हैं और इसी के इस कॉम्प्लेक्स डायनेमिक नेचर को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, इट इज फ्लैश बल्ब मेमोरीज। नाउ व्हाट इज फ्लैश बल्ब मेमोरीज? अगर इस टर्म को हम थोड़ा सा जो है बाइफरकेट कर दें तो इट इज लाइक फ्लैश बल्ब। कोई बल्ब है जो बार बार फ्लैश हो रहा है। क्या यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपके दिमाग की बत्ती जल रही है बार बार? कुछ इस तरीके से रिलेट करें। ओके, सो व्हाट इज फ्लैश बल्ब मेमोरीज? ठीक है, अच्छा मैं ये जो एग्जांपल्स देती हूँ ना, जैसे मैंने एक चीज बोली दिमाग की बत्ती जलना, तो ये क्या करा करो, साइड में कहीं लिख लिया करो, मतलब टॉपिक के साइड में कहीं लिख लिया करो। तो जब आप आगे उसे पढ़ो, याद करो, तो क्या होगा कि आपको एकदम से स्ट्राइक किया करेगा, है ना, कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। ये सब मेमोरी का ही पार्ट है ना, ये सब आपको मेमोराइज करना है। क्यों करना है? एग्जाम के लिए करना है। तो इसीलिए तरीके बता रही हूँ कि कैसे मेमोराइज कर सकते हो लंबे समय तक। हम बार बार बोलते हैं ना। अच्छा देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो लंबे समय तक आप ध्यान रखोगे। क्लियर? दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन हो रही है। तो जैसे आपको कहा जाता है कि आज आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, आज आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो और आज पढ़ने के बाद में हो सकता है 4-5 दिन बाद आप उसको भूल जाओ, तो आपसे क्या कहा जाता है कि रिवाइज करो। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को ध्यान रखोगे, उतना ज्यादा आप कंसेप्ट्स को ध्यान रखोगे। तो रिवीजन इज अ काइंड ऑफ रिहर्सल। आप जितना बार उस टॉपिक को रिहर्स करोगे उतने लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो आपकी मेमोरी में रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी बताती हूँ, उसको नोट कर लिया करो। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज फ्लैश बल्ब मेमोरी? सो दीज आर द मेमोरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर वेरी अराउजिंग और सरप्राइजिंग। अब भैया सरप्राइजिंग मेमोरीज कैसे हैं? मेमोरीज में तो वही सारी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान रखना चाहते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम रिटेन करके रखते हैं या जो चाहते हैं हम कि ये हमारी मेमोरी का पार्ट रहे। क्लियर? तो वही रहती है। तो अब ये सरप्राइजिंग या अराउजिंग कैसे हो गई? सो देखो, सच मेमोरीज आर वेरी डिटेल्ड, दे आर लाइक अ फोटो टेकन विद एन एडवांस मॉडल कैमरा। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए थे। ओके, आप कहीं घूमने गए, बढ़िया सी न्यू ड्रेस आपने पहनी थी, ठीक है, लड़कियां भी लड़के भी जो भी, ठीक है। अब आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ गए या अपने फ्रेंड्स के साथ में गए, बहुत एंजॉय किया, तो आपने कहा यार कुछ सेल्फीज़ वगैरह भी ले लेते हैं। सेल्फीज़ ले ली, बढ़िया से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली। ओके,
नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी इन योर फोन, है ना। अब आपके मोबाइल फोन में वो एक मेमोरी की तरह रह गई है, उसकी एक फोटोग्राफ है। आप जब भी चाहो जब भी आप उस मेमोरी को याद करना चाहते हो या जब भी आप वापस से उस एक मोमेंट में जाना चाहते हो, तो आप वापस से तो वैसे वहां नहीं जा सकते जहां घूमने फिरने गए थे, जहां इतनी मस्ती करी थी, बट आप उस मेमोरी को, है ना, आपकी वो जो भी मेमोरी थी वो प्रिजर्व है, आप उसको दोबारा देख सकते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर। सेम वे में you can look at the photograph whenever you want. So the flashbulb memories are like images frozen in memory and tied to particular places, dates and times. तो इसी तरह से आपकी जो फ्लैश बल्ब मेमोरीज होती हैं ना, वो इमेजेस की तरह होती हैं। इमेजेस फ्रोजन मतलब ऐसी इमेजेस जो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में हैं, ठीक है। मतलब कोई किसी पर्टिकुलर डेट को, किसी पर्टिकुलर प्लेस में, किसी पर्टिकुलर ईयर में या किसी भी ऐसे एक टाइम पीरियड में कुछ ऐसा इवेंट हुआ था, ओके, कोई भी ऐसी एक चीज़ हुई थी जिसे लेके आपकी एक मेमोरी बन चुकी है, ओके और वो मेमोरी का एक मतलब पिक्चर्ड फॉर्म आपके माइंड में है, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में है। जब भी मैं यहाँ माइंड बोलती हूँ तो इसका मतलब ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट उसको आपको कनेक्ट करके बताती हूँ कि जनरली हम बोलते हैं ना कि माइंड यहाँ है, बट माइंड की कोई लोकेशन नहीं है, ओके। सो इस तरह की कोई ऐसी मेमोरी है जो हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में है, इस तरह की कोई ऐसी इमेज है जो हमारी मेमोरी में है, कहीं तो भी फ्रोजन है और किसी डेट टाइम प्लेस से रिलेटेड है। परहैप्स people put in greater effort in the formation of these memories and highlighting details might lead to deeper levels of processing as well as offer clues for retrieval। देखो बेसिकली व्हाट इज फ्लैश बल्ब मेमोरीज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज से 5-1 साल पहले आप कभी कहीं किसी ट्रिप पर गए थे, ठीक है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी कोई ट्रिप पर गए थे, या फॉर एग्जांपल चलो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जांपल्स में उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती, मैं आपको उतना पर्सनली नहीं जानती हूँ ना, ठीक है, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब क्लास 8th में थी शायद, है ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। देखो आप ध्यान से सुनना मेरे हर एक वर्ड को, मैंने कहा कि शायद जब मैं क्लास 8th में थी, मतलब मैं 8-9th के अराउंड की बात कर रही हूँ, मतलब मेमोरी जो है वो उतनी ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है उसको रिकॉल करने में। अब जब हम क्लास 8 में थे तो हमारा जो स्कूल था वो हमको एक एडवेंचरस ट्रिप पर लेकर गया था, मतलब ठीक है, एक एडवेंचरस ट्रिप पर हम लोग गए थे। तो मेरा ऐसा प्लान नहीं था, मतलब वो होता है ना घर से परमिशन लेनी होती है, तो अब मैं भी इंडियन ही हूँ और मेरी फैमिली भी इंडियन ही है, ओके। सो अब घर से परमिशन लेना बहुत बिग डील होती है ना, आपको कभी कहीं घूमने जाना हो तो मेरी फैमिली से परमिशन नहीं थी, बट एट द मोमेंट माई पेरेंट्स अलाउड कि ठीक है इतने सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो चले जाओ तुम भी, ठीक है। तो सडनली जो है मैं सुबह सुबह अपने स्कूल पहुंचती हूँ, मतलब मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं भी आ रही हूँ ट्रिप पे, एंड मैं सुबह सुबह पहुंचती हूँ और सब लोग जो है ऐसे बाहर मतलब थे, स्कूल के बाहर थे, हम लोग बस वगैरह में बैठ के जा रहे थे। तो वो कुछ कुछ ऐसे सीन्स, कुछ कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो अभी भी मेमोरी में कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। उसको वापस से रिकॉल करने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है, थोड़ा मुझे याद करना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी और मतलब किस तरीके से हम लोग ने जो है फिर पूरी मस्ती वगैरह करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ओके। सो दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लैश बल्ब मेमोरीज, कि वो मेमोरी कहीं ना कहीं अभी भी मेरे मतलब जो मेरी मेमोरी में है, ठीक है, फ्रोजन इमेजेस, ओके, कहीं ना कहीं वो सेट है उस पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस को लेके। देखो मैंने आपको डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने आपको टाइम बता दी कि कहीं ना कहीं जब शायद मैं 8 या 9th में थी तब की बात है। प्लेस एडवेंचरस प्लेस थी, ओके, मतलब भोपाल में एक प्लेस है, ठीक है, हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हमने बहुत मस्ती वगैरह सब कुछ किया, ठीक है। तो वो एक मेमोरी है जो कहीं ना कहीं अभी भी सेट है और उसको ध्यान करने में थोड़े से हमारे एफर्ट्स लगते हैं, और जब एफर्ट लगते हैं तो हम डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में पहुंच जाते हैं। हम कहाँ पहुंच जाते हैं? डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में, और फिर कुछ क्लूज के थ्रू हम उसको रिट्रीव कर पाते हैं। मतलब फिर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको ध्यान आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं स्कूल पहुंची तो स्कूल पहुंचते ही मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो थे वो सब बाहर ही बस के पास में मेरा वेट कर रहे थे। स्कूल बस से हम लोग ट्रिप पर जाते थे, ठीक है, तो वो कहीं बाहर ही जो है मतलब बस के पास में मेरा वेट कर रहे थे कि हमारी फ्रेंड आएगी तो फिर हम जो है साथ में जाएंगे, और साथ में ऐसे सीट पे बैठते हैं ना जब जाते हैं ट्रिप वगैरह पे तो बहुत मस्ती करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो लोग मेरा वेट कर रहे थे। तो ऐसे थोड़े थोड़े क्लूज के थ्रू मुझे चीज़ें ध्यान आ रही, क्योंकि अब बहुत पहले की बात है ना, 8th 9th मतलब बहुत टाइम हो गया है, कुछ बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। तो इस तरीके से दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो जैसे
आपके मोबाइल फ़ोन में कोई इमेज होती है ना, भले कितनी ही भी पुरानी हो, पर जब आप उस इमेज को देखते हो तो आप देखते हो अरे हाँ हम लोग एक बार यहाँ पर गए थे, फिर आप उसको मेमोराइज करना स्टार्ट करते हो, जब हम लोग यहाँ पर गए थे तो क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी। क्लियर आ रहा है यहाँ पर समझ में? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लैश बल्ब मेमोरीज। एकदम से वो ऐसे फ्लैश लाइट पड़ती है ना, तो वैसे ही कभी कोई मेमोरी है जो उठ के एकदम से सामने आ जाती है और फिर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके सॉरी कुछ क्लूज के थ्रू हम उसको रिट्रीव भी कर पाते हैं। क्लियर? दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लैश बल्ब मेमोरी। सेकेंड इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। Now what comes under your autobiographical memory? So these are personal memories and they are not distributed evenly throughout our lives. अब ये जो कुछ मेमोरीज हैं ये हमारी पर्सनल मेमोरीज हैं, हम सभी की अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड मेमोरीज हैं, बट ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब कैसे? देखो, पढ़ो आगे। सॉरी, some periods in our lives produce more memories than others. For instance, no memories are reportedly pertaining to early childhood, particularly during the first 4 to 5 years. जैसे देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना, पूरी लाइफ टाइम। मैंने आपको ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि हमारी पूरी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा मेमोरीज होती हैं, कभी कभी बहुत कम होती हैं। कोई ऐसा फेज़ होता है लाइफ का जहाँ पर आपकी मेमोरीज ज़्यादा होती हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, कभी कभी पर उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते। जैसे जब आप 4 से 5 साल के रहते हो, 0 to 4 to 5 ईयर्स जब आप एक टाइम पीरियड रहता है, तो ढेर सारी मेमोरीज होती हैं, ढेर सारी, लेकिन हमको याद नहीं रहती। ठीक है, लेकिन हमको वो चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप जब 2 साल के थे तो कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ आपके साथ में जो हुआ था जो आपको याद है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बताया, कि मम्मी ने बताया था बेटा जब तू 2 साल का था तो तेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था, वो वाला इंसिडेंट नहीं। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ याद है तो उसको क्या आप मेमोराइज अभी कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं, अब तो हम बहुत छोटे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो गोद में घूमते रहते थे, खाना भी कोई खिलाता था, कहीं घूमने जाना हो तो गोदी में लेके कोई चला जाता था, यही होता था ना जनरली। तो वहाँ बहुत सारी मेमोरीज रही होंगी, लेकिन मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, लेकिन वो हमें याद नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड एमनेशिया। इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाइल्डहुड एमनेशिया। इसे कहा जाता है चाइल्डहुड एमनेशिया कि आपके बचपन की जो भी सारी यादें हैं वो आपको याद नहीं है। हो सकता है उस टाइम पर आपको याद रही होंगी, लेकिन अब आपको याद नहीं है। मान लो जब आप 2 साल के थे तो आप खेल रहे थे, खेलते खेलते आपने मैच बॉक्स उठा लिया और आपने मैच बॉक्स में जो है उसको निकाला, एक स्टिक को, और आपने जला दिया और आपका हाथ जल गया। ठीक है, तो आपको जब आप मतलब 2-3 साल के रहे होगे, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा, तो कुछ दिन तक तो आपको याद रहा होगा, इवन कुछ दिन तक कि आपको ये एक लर्निंग हो गई होगी कि भैया मैच स्टिक जो है ये खतरनाक चीज़ है, इसको नहीं उठाना है ना, हाथ जल जाएगा इसको उठाने से। तो यहाँ पर क्या एक चीज़ हो रही है कि आपको लर्निंग वहाँ पर हो चुकी है। ये लर्निंग में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, ये लर्निंग आपको हो गई है, लेकिन ये इंसिडेंट शायद आपको याद नहीं होगा। हो सकता है किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा, बट उसे याद नहीं होगा। क्लियर? और मतलब याद रखने का मतलब, मेमोराइज करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको खुद से याद हो। ऐसा ना हो कि आपको किसी ने बताया है और इसलिए आपको पता है कि नहीं मुझे तो पता है जब मैं 3 साल का था तो मेरे साथ में क्या हुआ था। आपको किसी ने बताया वो वाला नहीं, आपको क्या पता है, दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्लियर? और ये जो आपकी मेमोरीज नहीं रहती हैं फ्रॉम द फर्स्ट 4 to 5 ईयर्स, इसको ही चाइल्डहुड एमनेशिया कहा गया है। ये भी क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, there is a dramatic increase in the frequency of memories just after early adulthood, that is in the 20s. अब जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, 5-6 साल के होते हो, 10 साल के होते हो, इवन 11, 12, 15, 20 साल तक, यहाँ ये जो एक टाइम होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। आपको पता होगा हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में इस एक चीज़ को डिस्कस किया था कि ये जो एक अडल्टहुड वाला टाइम पीरियड होता है ये, और साथ ही साथ में चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड होता है, इसमें हमारे साथ में ढेर सारी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं और ये चीज़ें याद भी रहती हैं। ये चीज़ें क्या रहती हैं? हमको याद भी रहती हैं कि हाँ हमारे 20s तक में हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, ये हमारे फ्रेंड्स थे या ये हमारे फ्रेंड्स नहीं थे। तो हमारे 20s में हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरीज में इंक्रीमेंट होने लग जाता है ना, हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरीज है वो इंक्रीज होने लग जाती है। परहैप्स इमोशनली नोवेल्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू इट। और इस एक टाइम पर आप जो भी आपकी मेमोरीज होती हैं या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरीज बढ़ती हैं
वो ज़्यादातर इमोशनली, नोवेल्टी और आपके इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट्स को कंट्रीब्यूट करती हैं कि कोई इवेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका इमोशनल नेचर कितना है कितना नहीं है, उसमें सही गलत ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको एडल्टहुड पढ़ाया था, एडल्टहुड ही ना, जब प्यूबर्टी वगैरह हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हमने उसमें क्या, सॉरी एडोलेसेंट, ठीक है, एडल्टहुड नहीं, एडोलेसेंट जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि एडोलेसेंट स्टेज में कितने सारे चेंजेस आते हैं और इन सारे चेंजेस की वजह क्या होती है, कैसे वो चेंजेस हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, कैसे हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारा सब कुछ आपने पढ़ा था एडोलेसेंट में, है ना। तो जब आप एडोलेसेंट एज में होते हो तो क्योंकि इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं और ज़्यादातर आप इमोशनल होते हो इस एक टाइम पर, है ना, और आप सही गलत को ढूंढने में लगे हुए रहते हो। ये एक एज ऐसी मतलब ये जो एक एज है ये कुछ इस एक तरीके की होती है। तो ये क्राइटेरिया इसमें रहता है। ओल्ड एज में क्या होता है कि ज़्यादा मेमोरीज आपके पास में रहती हैं क्योंकि आप ओल्ड एज तक पहुंच चुके हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती है। जैसे आप कभी अपने घर में अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वगैरह के साथ में बैठोगे तो वो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ों को बताएंगे कि हमारे साथ में कभी ये इंसिडेंट हुआ, कभी वो इंसिडेंट हुआ। आप कभी बैठते होगे अगर तो आपने देखा भी होगा कि उनकी बातें फिर एंडलेस हो जाती हैं, है ना, कि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे। तो मेमोरीज जो है वो इस एक टाइम पर बहुत ज़्यादा होती हैं। However, before this, around 30 years of age, decline in certain kind of memories start। ये सब आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा है। देखो, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फेजेस को यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले होता है आपका इन्फेंट। ओके, सबसे पहले कौन सा होता है? इन्फेंट होता है। 0 to 5 मान के चलते हैं, अभी यहाँ पर इस एक सिनेरियो में मान के चल रहे हैं। देन कम्स चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज फ्रॉम 5 to around 12 years, 10-12 years, 10 मान के चलते हैं, ठीक है। देन कम्स एडोलेसेंट। ओके, एडोलेसेंट इज समथिंग फ्रॉम 10-12 to 19-20। ओके, ये एक मतलब जो है एडोलेसेंट टाइम पीरियड होता है। देन कम्स एडल्टहुड। एडल्टहुड, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर 20-21 टू दी टाइम, जनरली आप जब वर्क वगैरह कर रहे होते हो, शादी हो रही है, ये सारा कुछ ऐसे मान के चलते हैं अराउंड 60 तक। देन कम्स योर ओल्ड एज। इसके बाद आप ओल्ड एज में आ जाते हो। अब हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज के बाद में 60 प्लस पे ओल्ड एज माना जाता है। ओके, सो क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो मेमोरीज हैं वो इन्फेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा लो रहेंगी। चाइल्डहुड और एडोलेसेंट इस एक टाइम पीरियड में आपकी मेमोरीज सबसे ज्यादा हाई रहेंगी क्योंकि आप सबसे ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस करते हो। धीरे धीरे एडल्टहुड में आपकी मेमोरीज थोड़ी कुछ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रहती हैं पर क्योंकि इतना ज़्यादा आप वर्क में रहते हो, इतना ज़्यादा आपकी सोशल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, बच्चे बीवी, ये सारा सब कुछ चलता रहता है तो बहुत सारी मेमोरीज डिक्लाइन होना भी स्टार्ट करती हैं। बट ये एक जो एज आ जाती है ओल्ड एज वाली, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी पूरी लाइफ टाइम की जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो आपके पास में स्टोर्ड होती हैं। भले उनमें से कुछ जो है वो डिक्लाइन हो चुकी हैं, आप भूल चुके हो, बट स्टिल आपके पास में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जिन्हें अक्सर आप रिमेंबर करते रहते हो। तो इस एक तरीके से बताया है कि जो आपकी सेकेंड स्टेज है ऑटोबायोग्राफिक लेवल वाला, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिक ही है ना, ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी। सो यहाँ पर ये एक चीज़ होती है कि आपकी जो मेमोरीज हैं उसमें कितना सारा सब कुछ आप याद करके रख रहे हो, कब मेमोरीज डिक्लाइन हो रही हैं। सो इट इज बेसिकली दी पर्सनल मेमोरीज एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट आवर लाइव्स, दे प्रोड्यूस मोर मेमोरीज दैन अदर्स। तो ये आपकी पर्सनल मेमोरीज जो होती हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी सारी मेमोरीज होती हैं, कुछ टाइम पर कम होती हैं, कुछ टाइम पर ज़्यादा होती हैं। तो मैंने आपको पूरा लाइफ टाइम बताया और इस एक तरीके से वो मेमोरीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। तो सबसे पहला हमने कौन सा डिस्कस किया? फ्लैश बल्ब मेमोरीज की कहीं ना कहीं स्टोर एकदम से उठ के आ रही है, दैट इज फ्लैश बल्ब मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या पूरे लाइफ टाइम के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो वो इसके अंदर आपके रहने वाले हैं। देन द लास्ट इज योर इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? So the recent studies have indicated that many of the memories remain outside the conscious awareness of a person। आपको पता है कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस होती है ना। कॉन्शियसनेस इज समथिंग रिलेटेड टू अवेयरनेस, आप कितने ज़्यादा अवेयर हो, अनकॉन्शियस आप उतने ज़्यादा अवेयर जो है नहीं हो। क्लियर?
तो एक आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस होती है ना, कि आप कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो, आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को लेके मतलब आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट 5 PM हो रहा है, फॉर एग्जांपल चल रहा है, ठीक है। मान लो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो मुझे पता है ना कि शाम के 5 बज रहे हैं, सो आई एम काइंड ऑफ कॉन्शियसली अवेयर अबाउट दैट, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज मुझे फैमिली डिनर पर जाना है 8 PM, तो मुझे उस टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, और उसके साथ साथ में मुझे टाइम पे घर भी पहुंचना है, और वहां पर जाके मुझे रेडी भी होना है ताकि मैं टाइम पर डिनर पर पहुंच पाऊं, ओके। सो दैट इज काइंड ऑफ कि मैं टाइम को लेके कॉन्शियसली अवेयर हूं, है ना। तो हम सभी अपनी अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, बट देयर आर सम ऑफ द मेमोरीज दोज आर आउटसाइड ऑफ दिस कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब जहां पर आपको पता नहीं होता है पर कुछ चीजें आपकी मेमोरी में सेट हो जाती हैं। समझ में आया? दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी। मतलब एक तो आप कॉन्शियस होते हो चीज़ों को लेके, जैसे मैंने आपको अक्सर क्या कहा है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, देखो एक और बार यहाँ पर समझते हैं सॉरी, जो हमारे सेंसेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो भी स्टिमुलस हमारे आसपास में है उससे, और हमारे सेंसेस जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है अटेंशन। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना अटेंशन पे करते हो, फोकस करते हो, उस एक चीज़ पर आप ध्यान देते हो, ये सब आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा है, तो वो चीज़ आपके सेंसेस में जाती है। आपके सेंसेस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और फाइनली आप किसी चीज़ को परसीव करते हो। जब आप परसीव करते हो तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ये समझ आ रहा है ना क्या एक चीज़ मैं बता रही हूँ? ये ऑलरेडी बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मतलब फिर से एक आध बार एग्जाम्पल देके समझाऊं, या आई एम थिंकिंग, मतलब आई एम होपिंग कि आपको ये चीज़ क्लियर है। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आप कभी भी कहीं पर भी हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या आपके वो रूम वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आपका ये रूम है, इस रूम के अंदर बेड है, कबर्ड है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, बुक्स हैं, चेयर है, टेबल है, और इसी के साथ में आपका सारा स्टडी मटेरियल है, ओके। ये आपका रूम है। एक दिन मम्मी क्या करती हैं, आपके रूम में आती हैं और कुछ कर्टेन्स वगैरह को चेंज कर देती हैं, ओके। कुछ कर्टेन्स वगैरह को चेंज कर देती हैं, कुछ न्यू जो है मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लगा देती हैं वहाँ पर। आप जैसे रूम के अंदर एंटर करते हो, कोई ऐसी, इतना पूरे चेंज में से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है। मे बी कर्टेन का जो कलर है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आप सबसे पहले कर्टेन्स की तरफ ध्यान देते हो। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अटेंशन, क्लियर? इसे अटेंशन बोलते हैं। अब इस मतलब ये सब देखो चैप्टर 5 में इन डिटेल पढ़ा है, मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, बट मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता रही हूँ कि हमेशा हम जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं या कोई चीज़ हमारी मेमोरी में सेट होती है, तो जब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी कोई चीज़ आपकी मेमोरी में रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ते हो, है ना। मान लो आपको टॉपिक दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आपको पूरा कंसेप्ट जो है पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने पूरे कंसेप्ट को पहले तो पढ़ा, फिर आपने उसको समझने की कोशिश करी, फिर आपने उसको एनालाइज किया कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें कैसे क्या है, कैसे हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। ये सारा सब कुछ आपने पढ़ा और आपने समझ भी लिया। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो ये आपकी मेमोरी में रहेगा, है ना। ये आपकी मेमोरी में रहेगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। कल को फिर आपसे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट आपकी मेमोरी में है। क्यों है? क्योंकि आपने उसके मीनिंग को समझा, आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, आपने उसको परसीव किया। यही एक चीज़ हम सबके साथ जनरली होती है। हम जिस चीज़ को लेके कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में सेट हो जाती है। जैसे आपकी क्लास में जस्ट सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, इन 40 में से 3 आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके। अब बर्थडे तो ऑब्वियसली है, सभी 40 का आता होगा और सभी का बर्थडे किसी पर्टिकुलर डेट पर ही आता होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या एक चीज़ है कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और एक दिन जो है मतलब आपकी टीचर ने बताया कि इसका बर्थडे तब आता है, इसका बर्थडे तब आता है, इसका बर्थडे तब आता है, या आपको सारे फ्रेंड्स ने बताया, पूरे 40 स्टूडेंट्स ने, कि ये डेट पे हमारा बर्थडे आता है। आपको सबकी बर्थडे डेट्स याद नहीं होंगी, लेकिन जो आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं इनकी बर्थडे डेट आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उनकी बर्थडे डेट को याद करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो? आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जब भी बर्थडे आएगा यू विल विश देम, यू विल मेक देम फील स्पेशल काइंड ऑफ।
यहाँ पर क्या एक चीज़ है कि आप इस एक चीज़ को लेके कॉन्शियसली अवेयर हो, है ना, कि मुझे ये चीज़ अपनी मेमोरी में रखना है, तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहेगी। बट यहाँ पर इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को लेके आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हो, बहुत बार वो चीज़ें भी आपकी मेमोरी में आ जाती हैं। दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी। क्लियर? अभी इतना समझो ना। Implicit memory is a kind of memory that a person is not aware of. It is a memory that is retrieved automatically. ये एक ऐसी memory है जो automatically आपके अंदर मतलब retrieve हो जाती है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है टाइपिंग को लेके। आप सभी टाइपिंग करते होगे। टाइपिंग से मतलब वो कंप्यूटर टाइपिंग ही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग ही नहीं, इसके अलावा आप अपने फ़ोन को भी यूज़ करते हो। आप अपने फ़ोन में भी कोई चीज़ सर्च कर रहे हो या किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप अक्सर कीपैड को यूज़ करते होगे। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो अगर आप बहुत टाइपिंग वगैरह करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब जो है आप कीपैड को यूज़ करते हो, तो आपको पता होगा कीपैड में कौन सा बटन कहाँ पर है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है। इफ़ आई एम सेइंग क्यू, तो आपको पता होगा ना कि क्यू कहाँ पर है, तो आपका सीधे आपके लेफ्ट हैंड के टॉप पर जो है आपका हैंड जाएगा कि हाँ क्यू यहाँ पर होता है। अगर आप बहुत अच्छे से टाइपिंग करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो कीबोर्ड है उसमें कौन सा बटन कहाँ पर है, कौन सा वर्ड कहाँ पर है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है, ये आपको पता होगा, है ना। If someone knows typing, that means he or she also knows the particular letters on the keyboard, and but many typists cannot correctly label blank keys in drawing of a keyboard. Just suppose मैं आपको यहाँ पर ऐसे बता देती हूँ, ठीक है, इतना तो मुझे भी याद नहीं है, बट जस्ट सपोज कि जो कीबोर्ड होता है वो कुछ इस एक तरीके का होता है। ए यहाँ पर होता है, एन एम यहाँ पर होता है, कुछ इस एक तरीके का। अब जनरली क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, मतलब मैं भी यूज़ करती हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि कहाँ कौन सा लेटर होगा। अभी मुझे कोई बोले फ़ोन पर कुछ टाइप करने को तो मैं फटाफट कर दूँगी। अगर मान लो कि उस कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स ना लिखे हों, मान लो उस कीपैड या कीबोर्ड पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नहीं लिखे हैं और जस्ट बटन्स हैं, मतलब जैसे इस तरीके से होता है ना हमारा कीबोर्ड, ऐसे ही होता है ना, सब जो है सारे यहाँ अल्फ़ाबेट्स वगैरह सारा सब कुछ होता है, लिखा होता है QWERTY एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। लेकिन मान लो कि अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे और सिर्फ ऐसे आपको कीबोर्ड दे दिया और अब आपको बोला जाए कि आप टाइपिंग करो, थोड़ा बहुत आप कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने इस एक चीज़ को याद थोड़ी ना किया है। लेकिन वो थोड़ा बहुत भी आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप डेली उस चीज़ को करते हो, ठीक है। डेली आप टाइपिंग करते हो, डेली आप चैटिंग या जो भी सर्च वगैरह जो भी चीज़ आप करते हो, जिसकी वजह से आपको पता है कि इस कीबोर्ड में कौन सा लेटर, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है, जिसकी वजह से अगर कल को मान लो आपको कोई ऐसा कीबोर्ड मिल जाता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे हैं, तो भी आप टाइपिंग कर लोगे, थोड़ी बहुत तो टाइपिंग आप कर ही लोगे। क्लियर? तो ये थोड़ी बहुत भी आप कर पा रहे हो, भले आपने कभी याद नहीं किया था। ऑब्वियसली कोई कभी कीबोर्ड के लेटर्स को याद नहीं करेगा कि कौन सा लेटर कहाँ पर है, बट स्टिल आप टाइपिंग कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपकी मेमोरी में वो चीज़ें फिट हो चुकी हैं कि कौन सा लेटर कहाँ पर होता है। वो आपने किया नहीं, आपने कॉन्शियसली उस एक चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं की है, बट वो ऑटोमेटिकली हो गई है। Implicit memories lie outside the boundaries of awareness. जिन चीज़ों को लेकर आप अवेयर नहीं हो और वो चीज़ें भी आपके मेमोरी में चली जाती हैं। In other words, we are not conscious of the fact that the memory or record of a given experience exists. और इस एक चीज़ को लेके हम कॉन्शियस भी नहीं होते कि भले हमने इस एक चीज़ को याद नहीं किया, बट वो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी फिट है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड का एग्जांपल दे रही हूँ कि आप टाइपिंग करते हो, आपको कभी लेटर नहीं मिले तो भी आप इजीली टाइपिंग कर पाओगे, थोड़ी बहुत तो कर ही पाओगे। तो ये जो एक नॉलेज है वो आपकी मेमोरी में है। अब उसे नॉलेज को आपने कभी खुद से एक्वायर नहीं किया, आपने कभी खुद से कीबोर्ड पर जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं कौन सा कहाँ होता है वो आपने याद करने की कोशिश नहीं की, बट ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में है और आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी मेमोरी में है, बट वो है। वो एक मीम है ना कि तुझे पता नहीं है पर तू है, तो सेम वे में ऐसी सारी मेमोरी जो आपको पता नहीं है बट वो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी है। इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ब्रेन इंजरीज होती हैं, है ना, उनको क्या होती हैं, ब्रेन इंजरीज होती हैं। तो उनके सामने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स उनको दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है और इसमें हमने कुछ वर्ड्स लिख के दिए हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने
कुछ तो भी वर्ड्स, ये तो मतलब मैं बहुत इजी सी एक आपको लिस्ट जस्ट दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसे कुछ वर्ड्स थे वो हमने दिए और हमने कहा कि आप इसको याद करो, ठीक है। रिकॉल पढ़ा है ना आपने लर्निंग के अंदर, वर्बल लर्निंग जब हमने पढ़ी थी तो रिकॉल हमने पढ़ा था कि कैसे लिस्ट वगैरह देके जो है उसको रिमेंबर किया जाता था। तो यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ करी, हमने कुछ लिस्ट बनाई वर्ड्स की और हमने उन पेशेंट्स को दे दी जिन्हें ब्रेन इंजरीज थी। हमने कहा आप याद करो, कुछ देर बाद हम आपसे पूछेंगे। जब उनको कुछ टाइम दे दिया हमने, फिर हमने उनसे वो पेपर लिस्ट वापस ले ली एंड हमने कहा कि अब आप बताओ आपने क्या क्या पढ़ा लिस्ट के अंदर। तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ऑब्वियसली है, मतलब ये चीज़ ऑब्वियस है ना कि उसको ब्रेन इंजरी है तो कैसे वो सारी चीज़ों को याद कर सकता है। अभी वो पेशेंट मतलब अभी बिल्कुल अच्छे से ठीक हुआ नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो नहीं याद कर सकता। बट उसके बाद में हमने क्या एक चीज़ करी, हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट फर्स्ट वर्ड लिखा था फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको लिस्ट दी थी तो बस लिस्ट हाथ में रख के बैठा रहा होगा, ऑब्वियसली थोड़ा कुछ तो रीड किया ही होगा, थोड़ा कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो फर्स्ट वर्ड कैटरेक्ट था, ओके। सो हमने उसको बोला कि आप बताओ कैसे क्या क्या वर्ड्स थे, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। बट हमने कहा कि कुछ ऐसा वर्ड था क्या CAT करके, तो उसने कहा हाँ फर्स्ट वर्ड था कैटरेक्ट। ये चीज़ होती है, आपके साथ भी होती होगी ये चीज़ कि कभी आपको कोई चीज़ याद करने को दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं याद कर पाते हो, मतलब यू आर नॉट अ ब्रेन इंजरीड पेशेंट बट आप उस चीज़ को याद नहीं कर पाते हो, है ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है और आपको एक आध वर्ड बता दिया जाता है तो आप फटाक से रिप्लाई देते हो कि हाँ हाँ ये वर्ड था। तो अभी आपके अंदर उस एक चीज को लेके लर्निंग नहीं हुई है बट स्टिल सम इंफॉर्मेशन गेट्स फिट इन योर मेमोरी, जिसकी वजह से आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, कि जहां कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारी मेमोरी में फिट हो चुकी है, हमें नहीं पता बट वो फिट हो चुकी है। और हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारे लाइफ में किसी भी टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज भी आती है। बहुत बार हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में ये इन्फॉर्मेशन यूज आती है। क्लियर? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें हमने सबसे पहली पढ़ी आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड फ्लैश बल्ब मेमोरी। इसको सबसे अच्छे तरीका है याद करने का क्या, दिमाग की बत्ती जला दे एकदम से, ऐसे वो ट्यूबलाइट नहीं होती एकदम से जलती फिर बुझ जाती है, तो वो यहाँ पर ये हो रहा है एकदम से थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गया, एकदम से वो जल गई, फिर आप वो सारी चीज़ों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हो। सेकेंड इज योर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ओके ये क्या है कि आपके अपनी लाइफ टाइम में जितनी भी मेमोरीज होती हैं उनमें से बहुत सारी आपको याद रहती हैं, बहुत सारी नहीं रहती हैं। पर्सनल मेमोरीज, दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल मेमोरीज, साइड में ब्रैकेट में लिख लो पर्सनल मेमोरी। थर्ड इज इम्प्लिसिट मेमोरी। मीम्स फॉलो करते हो आप लोग, करते ही होगे। आज 21st सेंचुरी में कौन मीम्स नहीं फॉलो करता है ना। तो मीम्स वगैरह फॉलो करते होगे, देखा ही होगा एक मीम है जिसमें वो कहा जाता है कि तुझे पता नहीं है तू है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर वही लिख लो कि आपको पता नहीं है पर वो मेमोरी में फिट हो गई है इन्फॉर्मेशन, इम्प्लिसिट मेमोरी। क्लियर? सो ये मैं तरीके बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कंसेप्ट में। Clear? So this is all about the classifications of long term memory. I hope so clear हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा जितना भी हमने डिस्कस किया, जितना भी हमने पढ़ा उस एक चीज में। क्लियर? सॉर्टेड? ठीक है। अब क्या करना, अब चैप्टर में जो ये दिया है ना टॉपिक आपको बॉक्स में दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से रीड करना और फिर कोई डाउट आता है यहाँ तक पूरा रीड कर लेना, फिर कोई डाउट आता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सारे डाउट्स को वहां पर भी मैं आपके आंसर करूंगी और अच्छे से अपना रीड वगैरह करो, रिवाइज करो, नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल जो बताती हूँ उसे भी कहीं साइड में तो भी लिख लिया करो, फिर बाद में पढ़ा करो, तो आपको सारी चीजें अच्छे से ध्यान रहेंगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट टॉपिक्स को। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। जैसे कि आप जानते हो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टॉपिक्स के, सारे लेक्चर सब एक ही जगह पर मिल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो ढूंढने में, तो आपको बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा काम आपको करना है। आपको जाना है गूगल पे या किसी भी ब्राउजर में और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको
सभी क्लासेस दिखेंगी, सभी कोर्सेज दिखेंगे। आपको जो भी क्लास पढ़ना है, जो भी कोर्स पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे मान लो आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो आपने ये K-12 इंग्लिश पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको क्लास 11th पढ़ना है, मान लो आपने क्लास 11th पर क्लिक किया और उससे रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करना है बस। जैसे मान लो आपको क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ना है, ये आपने देखा क्लास 11 साइकोलॉजी, बुक कौन सी है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करना तो उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे, वहां भी आपको सबके आगे वॉच नाउ का बटन दिखेगा। जो भी टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो जो सब्जेक्ट, जो कोर्स, जो टॉपिक, जो भी पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ बढ़िया कंसेप्ट्स को देखो, समझो, पढ़ो, नोट्स वगैरह बनाओ। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ में है और बेस्ट टीचर्स के साथ में है। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।